भी कोई साइट बनानी है, जब भी साइट बनानी है, एक ना आपको रूट फ़ोल्डर सेट कर देना है। मतलब कोई भी नाम से रूट फ़ोल्डर बना देना है। सपोज़ मुझे एक वेबसाइट बनानी है, उसका प्रोजेक्ट है फूड से रिलेटेड, स्ट्रीट फूड से रिलेटेड। तो आपको एक नया फ़ोल्डर बना लेना है, इसका नाम रख दिया फूड, ठीक है? ये हमने इसका नाम रख लिया, ये हमारा एक फ़ोल्डर हो गया, सारी जितनी भी फाइलें रहेगी इसके अंदर रहेगी, ठीक है? इसके बाहर हम कोई फाइल नहीं रखेंगे। इसके अंदर अलग-अलग फ़ोल्डर बना लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और फ़ोल्डर बना लिया इमेज के नाम से, ठीक है? यहाँ पे हमारी जितनी भी इमेजेस रहेगी वो इस फ़ोल्डर में रहेगी, जो फूड के अंदर इमेज है, ठीक है? फिर हमारे पास अगर सीएसएस है तो एक फ़ोल्डर बना लेंगे सीएसएस के नाम से, तो जितनी भी सीएसएस रहेगी वो इस फ़ोल्डर में रहेगी, ठीक है? ये तरीका है, प्रॉपर तरीके कैसे काम करते हैं। तो आपने क्या करा, एक फ़ोल्डर बनाया किस नाम से, फूड नाम से, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था। उसके अंदर मैंने यहाँ पे सीएसएस रख रखी है और एक इमेज रख रखी है। जब भी हम कोई पहला पेज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं index.html। तो मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, इसको ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करूंगा मैं, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है? ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है? आप गूगल पे जाओगे, विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करोगे, आ जाएगा, ठीक है? कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। जब आप ये डाउनलोड कर लोगे ना, इंस्टॉल करोगे, तो ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस आएगा इसका, ठीक है? आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर पे कर देना है यहाँ पे क्लिक। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि कौन सी डायरेक्टरी आपको उठानी है। तो हमने बनाई थी ना एफ ड्राइव में, फूड के नाम से ये रही फाइल, ठीक है? और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है, यस ट्रस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा से, ठीक है? इसको मैं बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी है जिसका नाम आप रखोगे, यहाँ से न्यू फाइल बना सकते हो, इस पे क्लिक करके प्लस के बटन पे क्लिक करके इसका नाम रखोगे इंडेक्स, ठीक है? अब वो एक्सटेंशन कोई भी हो सकता है वो डॉट एच टी एम एल हो सकता है डॉट पी एच पी हो, या हो सकता है डॉट ए एस पी हो, ठीक है? डॉट नेट पे काम करते हैं तो ए एस पी यूज करते हैं, पी एच पी में काम करते हैं तो डॉट पी एच पी यूज करते हैं, और डॉट अगर एच टी एम एल में काम करते हैं तो डॉट एच टी एम एल यूज करते हैं। देखो सब में ना आइकन अलग बन के आ रहा है, इसमें ये बन के आ रहा है आइकन एच टी एम एल का, पीएचपी के अंदर देखो ये एलिफेंट बन के आ रहा है, ये पीएचपी का आइकन है, और डॉट एएसपी में ये वाला जो है ये भी ये आइकन बन के आ रहा है, ये डॉट नेट का आइकन है, ठीक है? तो आप एचटीएमएल इस तरीके से यूज कर लोगे तो एचटीएमएल में आ गया हमारा, ठीक है? तो ये पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका। जब भी आप कोई काम करते हो तो एक इमेज का फोल्डर, एक सीएसएस का फोल्डर, और एक यहाँ पे इंटर फाइल रन कराने का तरीका क्या है, आप फाइल रन कराने के लिए ना यहाँ से रन में जाके रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से फाइल रन कर जाएगा, या फिर ना आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, उसका नाम है लाइव सर्वर। ये इंस्टॉल कर सकते हो। ये इंस्टॉल करोगे तो यहीं पे राइट क्लिक करने पे ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है? या फिर एक तरीका है कि अपने फोल्डर में जाना, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, तो हमारे पास ये पूरी फाइल इस तरीके से आ जाएगी। तो समझ में आ गया आपको, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है? अब आते हैं हम कोड कैसे करना है। मुझे ना एक ये व्हाइट कलर आ रहा है डिफॉल्ट, ये व्हाइट कलर नहीं चाहिए, ये यहाँ पे ना क्रीम सा कलर चाहिए, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कोड करना पड़ेगा। तो कोड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप एच टी एम एल। ये जो डॉक टाइप एच टी एम एल है, ये कोई मार्कअप टैग नहीं है। आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि डॉक टाइप एच टी एम एल क्या होता है। ये जो डॉक टाइप एच टी एम एल है, ये मार्कअप टैग नहीं है, बाकी हम जितने भी यूज करेंगे वो मार्कअप टैग होंगे। तो doctime HTML is not any markup tag, it is used for define version of HTML। तो ये HTML के वर्जन को डिफाइन करने के लिए हम doctime HTML यूज करते हैं, ठीक है? अगर ये नहीं भी यूज करेंगे तब भी सेम काम करेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। तो सर्वर पे कुछ चीजें काम नहीं करेगी अगर ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है? HTML हमारा जो जिस लैंग्वेज पे हम काम कर रहे हैं, बिना HTML के कोई कंटेंट विजिबल नहीं होता। भले PHP में भी काम करोगे तो HTML तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद क्लोज कर देना है, क्लोज करना कंपल्सरी होता है, ठीक है? इसके बाद आएगा हमारा हेड सेक्शन।
हेड सेक्शन हमारा टॉप बार होता है, जैसे कि ये जो सबसे ऊपर जो सेक्शन होता है, इस तरीके से समझो ये हेडर होता है, इसमें वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मीटा टैग्स हम ये यूज करते हैं। फाइल सेव कर लियो? हाँ, फाइल सेव कर दो, फाइल सेव कर लियो बाय। तो ये आ गया। अच्छा, तो हमारे पास क्या करना है, ये जो हेड सेक्शन है ये ऐसे कैसे रखना है, और बॉडी ओपन और बॉडी बंद कर देगा। ये स्ट्रक्चर होता है, कभी भी हम इसके बिना काम नहीं करते हैं, ठीक है। HTML, HTML के अंदर हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, ठीक है। मुझे क्या करना है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हमेशा ना कंटेंट डालते हैं HTML के अंदर, और जो उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं वो CSS के अंदर करते हैं। तो जैसे मैं कंटेंट कुछ लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे H1 लिखा, H1 को बंद कर दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया सेंटेंस ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जाके मैंने रिफ्रेश करके देखा तो सिंटेक्स ट्रेनिंग यहाँ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये तो हमने क्या करा, यूज करा HTML। आपको पैराग्राफ चाहिए तो क्या करेंगे, टी टैग कंटेंट लिख दिया इसके अंदर कुछ, तो यहाँ पे कंटेंट आ रहा है देखो इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो रहा है हमारा HTML, ठीक है। HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक दो दिन यानी लाइक सैटरडे में आ जाना, तो सैटरडे में मैं सारा कवर करा दूंगा HTML वाला भी, ठीक है। तो ये हमारा HTML है। हम कर रहे हैं साथ साथ CSS, मतलब सिर्फ HTML पे वेबसाइट नहीं बन सकती, हमें CSS की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि HTML से सिर्फ कंटेंट को पुट कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए हमें CSS की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो CSS कैसे लगाते हैं, CSS तीन तरीके की होती है। एक होती है इनलाइन, इनलाइन, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। ये तीन तरीके की CSS होती है हमारे पास, ठीक है। कमेंट बनाने का तरीका होता है कि जो भी इसमें लिखोगे ना इसके बीच में वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और HTML की होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो CSS तीन तरीके की है हमारे पास, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। पर ना इनलाइन और इंटरनल को हमेशा अवॉइड करते हैं, ये यूज नहीं करनी चाहिए, हमेशा एक्सटर्नल CSS यूज करनी चाहिए। तो हम इसी पे फोकस करेंगे कि इस पे काम करेंगे, क्योंकि इनलाइन और इंटरनल से क्या होता है, जब भी हमारी कोई वेबसाइट लोड होती है ना, तो ये वाला पेज लोड होता है, ठीक है, लिंक लोड नहीं होते। तो जब हम यहाँ पे ही इनलाइन इंटरनल में क्या करना होता है, हमें यहीं पे सारी CSS लिखनी पड़ती है, तो इससे क्या होता है हमारी वेबसाइट हैवी हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अलग एक्सटर्नल क्या होता है, अलग फाइल से लिंक लगा सकते हैं। तो हम अलग फाइल से एक लिंक लगाते हैं, तो अलग को एक अलग फाइल बनानी पड़ेगी। एक नई फाइल ली हमने, सेव किया, इसका नाम दे दिया मैंने style.css। इसको मैं कहाँ रख लूंगा, इसको मैं रखता हूँ CSS के फोल्डर के अंदर, सेव कर देते हैं। तो हमने इसको CSS के फोल्डर में सेव कर लिया, और हमारी जो फाइल है वो ये रही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक कराते हैं किसको, इसको इससे लिंक कराते हैं। तो लिंक कराने के लिए कोड होता है एक लिंक, href इक्वल्स टू फोल्डर का नाम जिसमें फाइल है हमारी, ठीक है, स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस नाम था उसका, और रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। और यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, पहले के टाइम में ना HTML जब 5 नहीं थी 4 थी, तो ये भी लिखना पड़ता था टेस्ट स्लैश CSS, अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अब डायरेक्ट हम इस पर भी कॉल करते हैं। तो ये तरीका होता है इस वाली फाइल को इस वाली फाइल से लिंक कराने का, ठीक है। तो हमने लिंक करा लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है। देखो, इसके अंदर ना आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, कौन सी चीज सिलेक्टर है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी वैल्यू है। अब देखो इसमें सिलेक्टर है, ये कौन सा सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर है बॉडी। अगर मुझे बॉडी का बैकग्राउंड कराना है तो इसे क्या बोलेंगे, सिलेक्टर। तो सिलेक्टर, मैंने यहाँ पे सिलेक्टर कलर चेंज करना है, तो मैंने लिखा बॉडी बैकग्राउंड। अच्छा, इसकी तरीका क्या है, CSS लिखने का, CSS लिखने का तरीका है सिलेक्टर टैग प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलम प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलम प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। तो ये CSS लिखने का तरीका है, ठीक है। सिलेक्टर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं सिलेक्टर कौन सा है, मैं पहले से कमेंट बना दूं। देखो CSS पे कमेंट बनाना होता है, अगर HTML में बनाना होगा तो क्या करेंगे,
ये टैग लगाएंगे। ये टैग से HTML में कन्वेंट बन जाएगा बंद करने के लिए इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, ये जो कोड है ना वो वर्क नहीं करेगा, मतलब प्रिंट नहीं होगा। अगर CSS में यही सेम चीज CSS में करनी है आपने, तो क्या करेंगे, ये टैग लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, यहाँ पे स्टार लगाएंगे और ये वर्क लगा देंगे। तो इससे CSS में वर्क नहीं करेगा ये कोड। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिखा बस ये। कोड हम यहाँ करेंगे। तो देखो, सिलेक्टर सिलेक्टर क्या था हमारा, सिलेक्टर था बॉडी। ये सिलेक्टर था ब्लू कलर का जो आ रहा है, जितने भी सिलेक्टर हो गए वो ब्लू कलर के दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो सिलेक्टर क्या है, ब्लू कलर का बॉडी। तो यहाँ लिखेगा बॉडी, ओपन टैग क्लोज टैग। प्रॉपर्टी क्या चीज चाहिए मुझे, बैकग्राउंड। प्रॉपर्टी हो गई बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में वैल्यू हो गई, कौन से कलर चाहिए मुझे, मुझे चाहिए जैसे कि ये वाला, ये कलर चाहिए। मैंने ये कलर दे दिया, रिफ्रेश करके देखते कुछ आउटपुट में आया, तो देखो बैकग्राउंड कलर मेरा कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो यानी हमारा ये वर्क कर रहा है। अगर आप चेक कर रहे हो कि हमारी कॉल हुई भी है नहीं हुई, तो आप कंट्रोल यू कर सकते हो, इससे सोर्स कोड मिल जाएगा किसी का भी। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉल हो रखी है। ठीक है, अगर आपकी कॉल नहीं हुई तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो देखो मेरे पास ये फाइल आ गई इस तरीके से, और उसमें क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर काम कर रहा है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये तो मैंने सिलेक्टर यूज कर लिया। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा p टैग प्रॉपर्टी, सॉरी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, कलर चाहिए। तो कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, और ब्राउन क्या हो गया, वैल्यू हो गई। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो देखो p टैग क्या हो गया, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की प्रॉपर्टी और वैल्यू हमने इस तरीके डिफाइन कर दी। अगेन आते हैं, मुझे एक हेडिंग चाहिए, तो ये वाली हेडिंग मैं वापस ओपन कर लेता हूँ। ये रही H1 सिंटेक्स वर्ड, ये लिखा रहा है, ये भी मुझे सेम इसी कलर की चाहिए। तो हम इसकी सिलेक्टर कौन है, H1। H1 जो होती है लार्जेस्ट हेडिंग होती है, ये लार्जेस्ट हेडिंग होती है हमारी। ठीक है, बड़ी हेडिंग बनानी होती है तो हम H1 यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या चीज चाहिए मुझे, कलर चाहिए इसका भी। वैल्यू कौन सी चाहिए, ब्राउन कलर चाहिए, और यही थोड़ा मैं डार्क कलर कर देता हूँ। देखो हमारे पास क्या हो गया, इसका कलर ये हो गया। क्लियर है, तो हम इस तरीके से प्रॉपर्टी और वैल्यू को यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो बैकग्राउंड में भी इमेज भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको कलर ही यूज करना है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी है वो यूज करके इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने CSS और HTML को यूज करते हैं। आया समझ में आपको ये चीज। आपको HTML लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, और CSS लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते क्या है, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, हमने क्या करा, ये एक्सटर्नल CSS से लिंक करा दिया, तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे हम जो भी कोड करेंगे वो इसकी कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो भी चीज करेंगे वो उसका कंट्रोल वहाँ पर है, आप इसकी स्टाइलिंग करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इमेज लगानी होती तो क्या करते हैं, इमेज लगा के देखते हैं। मैंने सर्च किया फूड, और ये वाली इमेज लगा लेते हैं। सेव इमेज, कहाँ पे हमारा फोल्डर, एफ ड्राइव में फूड के नाम से तो फोल्डर था इमेज का, इसका नाम हमने रख दिया 1, सेव कर दिया। अब ये इमेज मुझे कहाँ लगानी है, ये इमेज मुझे यहाँ लगानी है इसमें, है ना। तो अपन क्या करेंगे, देखो पैराग्राफ ये आ गया। इमेज कैसे लगाते हैं, इमेज लगाने के लिए हम IMG का यूज करेंगे। IMG टैग जो होता है इमेज के लिए वर्क करता है, SRC जो होता है सोर्स के लिए वर्क करता है, कौन से फोल्डर में है वो इमेज, और 1.jpg इस तरीके से सेट कर दिया इमेज का नाम। तो यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो इमेज आ गई, और इमेज क्या हो रही है, बड़ी आ रही है, काफी काफी बड़ी इमेज आ रही है। तो अपन क्या करेंगे यार, CSS में जाएंगे और ये लिख देंगे IMG विथ 100%। अभी हमने क्या करा, सिर्फ एक ही इमेज है, तो मैंने फिलहाल अभी IMG डायरेक्ट लिखा और यहाँ मैंने विथ दे दी 100%। तो देखो क्या हो गई, इमेज हमारी इस तरीके से आ गई। अगर इमेज यहाँ पे, अगर मैं इमेज की विथ को 100% की जगह 20% कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक साइज कम हो जाएगा इसका। इमेज जो होती है हमारी इनलाइन एलिमेंट होती है। अगर मुझे इस पे 1.jpg 2.jpg, सॉरी 2 डॉट तो है ही नहीं, 1 ही है।
तो मैं इसी को अब देखो कॉपी कर लूंगा, तो इसके बाद ही ऐसे अलग अलग इमेज आती रहेगी। तो गैलरी सा देखो हमारे पास यहाँ पे ये गैलरी बन गई है इस तरीके से। गुड इवनिंग। देखो ये गैलरी सी बन गई है हमारे पास इस तरीके से। आ गया समझ में? तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से इमेज दे दी है। कितनी इमेज रखनी है आप ऐसे सेट कर सकते हो इमेज की। मैंने एक ही इमेज को क्या करा, कॉपी कर दिया कई बार। तो देखो इमेज हमारे पास इस तरीके से आ गई। तो इमेज लगाने का तरीके कैसे लगाते हैं, तो हमने इस तरीके से इमेज लगा दिया। और स्टाइलिंग कैसे करेंगे, अब इमेज की विड्थ करनी है तो विड्थ कैसे करेंगे, जो भी करना है यहाँ पे CSS में करना है। तो 24% अगर मैं विड्थ देता हूँ तो क्या होगा, एक लाइन में 4 आएगी। ये देखो एक लाइन में 4 आ रही है, थोड़ी सी स्पेस बच रही है। 24 पॉइंट्स में भी रख सकता हूँ मैं, 0.5 रख दिया। तो ये पूरी जगह ऐसे जगह लेके चल रहा है। एक पे अप्लाई कर रहा हूँ, सबका अपने आप लेके चल रहा है। ये देखो नीचे आ गया, जगह खत्म हुई, नीचे शिफ्ट हो गया। 7 करते हैं तो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट आ गई। इमेजेस आ गई हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4। आपको जो भी इमेजेस चाहिए अलग अलग इमेजेस लगा सकते हो। मैंने एक ही नाम रखा है, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, चलो मैंने एक उनको ऑनलाइन भी लेता हूँ। इतना समझ में आया? इतना आता था आपको पहले से? इतना नहीं आता था? हाँ, अभी बताता हूँ, जब पहले क्लास में आ जाओ, लिंक भेज दो। हाँ क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आगे ही कराऊंगा तुम्हारा। इतना समझ में आया? ठीक है, तो हमने क्या करा अभी यहाँ पे, CSS लिंक कराई है। CSS लिंक कराई है, और यहाँ पे हमने कंटेंट डाला, और यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाली। इमेज का नाम एक ही रखा है, और यहाँ पे मैंने उसकी CSS दी है। हेडिंग कैसे दिया, बैकग्राउंड कलर दिया, पैराग्राफ दिया, और इमेज मैंने यहाँ पे टैग लगा दिया। ठीक है, और अगर मॉर्निंग वाले बैच में आओगे ना, तो मॉर्निंग वाले बैच में यही चल रहा है अभी। ठीक है, HTML चल रहा है, वो है 11:30 बजे का। ये वाले लाते हो इस वाले में, तो इसमें CSS चल रही है। ठीक है, चलो। तो इमेजेस आ गई। अब मैं ना आज तुम्हें क्या कराऊंगा, तुम लोगों को मैंने इफेक्ट कराऊंगा। ठीक है, क्या अभी पहले इफेक्ट कराऊंगा? ठीक है, कल बाद कराऊंगा। आज पहले मैं तुम्हें इफेक्ट्स कराऊंगा, फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे। अभी मुझे इनको भी कराना है साथ। हेलो, हाँ जी। भैया वो दूसरे नंबर पे कॉल करिए, ये नंबर नहीं। 9313686954। 931368, हाँ 8695 4। तो जो कल कराया था मैंने वो करा था, दिखा दिखा। हाँ, अबे मैं रिकॉर्डिंग तो थी। देख उसमें। हाँ, बाकी हो गया। ठीक। अच्छा, मैं चाहता क्या हूँ कि ना, ये मेरे पास ना इमेजेस है। ठीक है, आज मैं क्या कराऊंगा, आपको फिल्टर कराऊंगा। मैं चाहता हूँ इमेज ना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, ये ब्लर हो जाए। ठीक है, ऐसे अलग अलग इफेक्ट करेंगे। हाँ, ऐसा भी करेंगे। हाँ भाई। ये लो, सही है वो। हम्म। तो देखो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास इमेजेस है। यहाँ मैंने कई सारी इमेजेस ले रखी है, वन। ठीक है, कितनी इमेजेस है हमारे पास टोटल, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ कि ना, ये जो इमेजेस है ना, इसका ना सब ब्लैक एंड वाइट हो जाए। ठीक है, तो मुझे ब्लैक एंड वाइट करना होगा इमेज को, तो कैसे करेंगे। हम्म इमेज को अगर, हाँ रिकॉर्डिंग हो गई। इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना होगा तो ये लिखेंगे
IMG, ठीक है, कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास फिल्टर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये ऊपर ही लिख देते हैं अपन, यहाँ पे यहीं पे लिख देना फिल्टर, ठीक है। अब आपके पास देखो काफ़ी सारे फ़िल्टर आ गए यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से फ़िल्टर आपको चाहिए। तो जैसे मुझे ना इमेज की ना ब्राइटनेस कम करनी है, या फिर ड्रॉप शेडो चाहिए, या फिर मुझे कौन सा वाला यूज़ करें अपन, ब्लैक एंड वाइट का ग्रे स्केल होता है ब्लैक एंड वाइट के लिए। तो यहाँ ग्रे स्केल लिखा मैंने, और कितना ग्रे स्केल चाहिए, 100% ग्रे स्केल दे देते हैं। तो देखो क्या हो गई इससे, रिफ्रेश करते हैं, सारी इमेजेस की क्या हो गई, ब्लैक एंड वाइट हो गई। तो अगर आपको इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना है तो क्या करेंगे, ग्रे, ये फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर ग्रे स्केल, ठीक है, कितने परसेंट फिल्टर लगाना है, 100% लगा देना है। अब आते हैं इसके बाद, मैं चाहता क्या हूँ कि ना ऐसा ना हो, एक इमेज ब्लैक एंड वाइट हो, दूसरी इमेज का कलर चेंज हो जाए, थर्ड इमेज ब्लर हो, ऐसे अलग अलग इफेक्ट लगाने हैं। तो मैंने आपको सूडो क्लासेस बताई थी आप लोगों को, है ना। तो सूडो क्लासेस में क्या करते थे हम, उसमें नंबर दे सकते थे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ लिखता हूँ IMG कॉलन NTH चाइल्ड 1। तो पहली वाली का यानी अब क्या हो गया, पहली वाली की CSS दे रहे हैं हम, फिल्टर ग्रे स्केल ये। तो इससे क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों नहीं हुआ इसको, क्योंकि ना अभी इसका कोई पेरेंट नहीं है। तो मैं एक पेरेंट बना लेता हूँ इसका, मैंने यहाँ पे एक पेरेंट बना लिया। अब चेक करते हैं कुछ हुआ इससे, अभी भी नहीं काम कर रहा है, ये कर गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये पहली वाली क्या हो गई, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, ठीक है, एक ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। सेकंड वाली मुझे थोड़ी ब्लर चाहिए, तो जो ब्लर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका नंबर क्या है, सेकंड। तो मैं यही सेम कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, इसमें 2 कर दिया। फिल्टर ग्रे स्केल हटा देते हैं, और यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपन ब्लर। कितने पिक्सल ब्लर करने हैं, मुझे 5 पिक्सल ब्लर करनी है, तो मैंने 5 पिक्सल लिख दिया। इससे क्या हो जाएगा, ये वाली जो है ये ब्लर हो गई इमेज, ठीक है, सेकंड इमेज जो हो गई वो ब्लर हो गई। तीसरा फिल्टर यूज करके देखते हैं, ये वाला फिल्टर बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका नाम है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, ठीक है। मैंने ब्राइटनेस 100% कर दी, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। इसे कम करेंगे, तो यहाँ मैं 10% कर देता हूँ, और फर्स्ट की जगह क्या कर देंगे, थर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखो ये क्या हो गई, इमेज ब्राइटनेस बढ़ गई, आ गई ना। यहाँ पे कितने चाहिए, 40, 50, ये आ गई। कितना चाहिए यहाँ से सेट कर लेना, 30%, ये देखो इस तरीके से आ गया। मतलब ये वाला कर रहा है ना, ब्राइटनेस कम कर रहे, तो वो क्या कर रहा है, ब्लैक, उस पर ब्लैक कलर डाल देगा, मतलब उसकी ब्राइटनेस को ना ज़्यादा डार्क कर देगा, ताकि यूजर उस पर लिख सके। तो लिखने के लिए क्या हो जाएगा, उससे विजिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, मतलब इसके ऊपर लिखूंगा मैं तो विजिबल अच्छा आएगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ देखते हैं जरा, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा। एक फिल्टर और है हमारे पास, वो हम रख लेते हैं फोर्थ नंबर वाली पे। तो यहाँ पे रख लेते हैं 3 की जगह 4, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेपिया। सेपिया कितना परसेंट सेपिया रखना है, 50% सेपिया रख दिया। इसको हम चेक करते हैं, तो इसका कलर देखो चेंज हो जाएगा, तो येलो कलर हो गया इसका, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग इफेक्ट है हमारे पास। अगर फिफ्थ लेके चलते हैं, 4 की जगह 5 कर दिया। इसके अंदर हमने लिख दिया ब्राइट फिल्टर की जगह यहाँ पे ओपेसिटी, ओपेसिटी, ओपेसिटी मैंने 30% कर दिया। तो देखो ओपेसिटी इससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ओपेसिटी कम करने के लिए क्या करेंगे, ओपेसिटी लिख के उसमें परसेंटेज डाल देंगे। फिर अगेन आते हैं, सिक्स वाली इमेज में यूज करते हैं। सिक्स वाली इमेज में मैं यूज करूंगा यहाँ पे फिल्टर, ठीक है, इन्वर्ट, ये वाला तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये वाला फिल्टर। ये क्या करता है, इमेज का कलर चेंज कर देता है। मतलब इमेज का कलर कैसे चेंज करेगा,
ये देखो बिल्कुल नेगेटिव कर देगा। ठीक है, पर ये यूज भी काफी जगह हो जाता है, पता कैसे? मैं कोई एक इमेज लेता हूँ, अपनी वेबसाइट खोलते हैं। मतलब ये तो फिल्टर ऐसा है जो मैं रेगुलरली यूज करता रहता हूँ। ये वाला इसे सेव कर लेते हैं, इमेज को। और मैं इसको यहीं पे सेव कर रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ लोगो। ठीक है। अब लोगों को कैसे प्रिंट कराऊंगा मैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसमें लिख देता हूँ IMG SRC, और यहाँ पे लोगो, नहीं फोल्डर में है, कौन से फोल्डर में? इमेज फोल्डर में। और इसका नाम है logo.png। तो इमेज आ रही होगी मेरी यहाँ पे। कहाँ पे है हमारी इमेज? ये ये आ रही। मुझे इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे ये लिखूंगा IMG, इसी इसी में लिख देता हूँ IMG। और मुझे ना उसमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा किस में चाहिए, तो मुझे इसके लिए मैं फिलहाल ना तुमको भी यूज़ कर रहा हूँ क्लास लोगो, नाम दे रहा हूँ उसका। तो यहाँ जाएंगे। अब जब क्लास लगाते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, मैंने आपको बता रखा है। इसमें लिख दिया मैंने फिल्टर इनवर्ट 1। तो इससे क्या हो जाएगा? ये वाइट का अपोजिट कलर ले लेगा, ब्लैक। तो अभी तो काम नहीं करा, क्यों नहीं काम करा? क्लास लगाई थी मैंने यहाँ पे लोगों के नाम से, लगाई तो थी मैंने यहाँ पे, फिर काम क्यों नहीं करा ये? अभी भी नहीं चला। फिल्टर इन्वर्ट 1, यहाँ से कट करके इसे सबसे नीचे रख लेते हैं। इन्वर्ट 1 काम नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं काम कर रहा? हम्म, चलो एक काम करते हैं, इसको ना, लोगों को ना इसी के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, देखो कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया इसका। ठीक है, वो उसको रिएक्ट कर रहा होगा क्योंकि हमने उस पर अप्लाई किया हुआ है अलग अलग नंबर से। तो देखो उसका कलर क्या हो गया, व्हाइट की जगह ब्लैक हो गया। तो आप इस तरीके से कल क्या चाहिए? वो पता है, अगर कभी ऐसा नहीं होता ना, वो ना इसको रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, मैं अगर इसको हटा भी दूंगा ना और यहाँ रखूंगा इसके बाद, तो देखो अभी काम कर रहा है ये। तो देखो अभी भी वाइट ही आ रहा है ना। तो इस केस में ना कभी ऐसा होता है कि वो उसको पिक कर रहा है, तो आप ना ये लगा सकते हो, इम्पोर्टेंट। तो जब हम इम्पोर्टेंट लगाएंगे ना, तो फिर इसको पिक करेगा ये। तो कभी ऐसा होता है ना, कोई क्लासेस ओवरलैप कर रही है, तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट लगाए तो इसके आगे एक्सक्लेमेटिव साइन इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी। तो मतलब अब ये कहीं पे भी रखो काम करेगा, देखो काम कर रहा है ना। ठीक है, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ना मैंने इमेजेस रख रखी थी। इमेजेस के कुछ नाम तो है नहीं, सिर्फ मैंने इमेजेस को NTH चाइल्ड करके कर रखा सेट। तो वो इसको भी पिक करने की कोशिश कर रहा था। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे हमने उसकी इम्पोर्टेंट लिख दिया क्लास दे के। तो क्या हो रहा है, अब ये प्रॉपर हमारा इस तरीके काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप 1 की जगह 0.5 कर दोगे तो क्या होगा, ग्रे कलर ले लेगा ये देखो। ठीक है, और 0 कर दोगे तो क्या होगा, वाइट ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये काफी काम के फिल्टर है ना, समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसको होवर जाने पे कलर हो जाए वापस। तो क्या करेंगे, ये जैसे पहला वाला कौन सा है, ये वाला। तो मैंने आपको सिखाया था सूडो क्लासेस एक होवर। तो यहाँ लिखा हमने IMG NTH child 1 के ऊपर होवर जाने पे क्या हो जाए, इसी को कॉपी किया हमने, पेस्ट करा, और यहाँ पे 100% की जगह 0% कर दिया। तो देखो क्या हुआ, इससे ओवर जाने पे कलर आ गया। ठीक है, हटाने पे वापस ग्रे हो रहा है। ठीक, ऐसे इस पे चेक करते हैं। इसी को कॉपी किया, क्या चेंज करना है बस इसके अंदर हमें, यहाँ पे हमें चेंज करना है, इसको 2 कर देना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रे स्केल की जगह ब्लर आ जाएगा। किसको समझ में आया? देखो यहाँ पे होवर जाने पे ये ऐसा आया, होवर जाने पे अब ये मुझे क्या करना है, ब्लर को 0 करना था, पर काम क्यों नहीं करा? अच्छा, टू 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 होवर ओवर ब्लर 0, ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये पता है किस वजह से काम नहीं कर रहा, ये इस वजह से काम नहीं कर रहा होगा।
ये इमेज को ना पिक नहीं कर पा रहा कौन सा पहला नंबर है कौन सा दूसरा नंबर है। अब चेक करते हैं ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ब्लर 0 पिक्सल, अच्छा परसेंट नहीं पिक्सल, 0 पिक्सल। यहाँ 5 पिक्सल दिया ना, ये देखो आ गया। तो ये देखो है ना, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। ऐसे इस पे करते हैं हम, ब्राइटनेस 0 चाहिए तो क्या करेंगे, सेम कॉपी किया, सेम पेस्ट किया, 2 की जगह 3 कर दिया, ब्राइटनेस कर दिया, ब्राइटनेस 0 पिक्सल की जगह क्या आ जाएगा, 0%। अब चेक करते हैं तो देखो ब्राइटनेस, ओ बाप रे, 100% आ जाएगा। तो अब देखो चेक करते हैं, ये देखो आया समझ में। तो गैलरी बनानी होगी तो इजीली बन जाएगी ना इससे। कॉपी 4 में मैंने कौन सा वो दिया था, सेपिया, वो ये फोन में भी आता है ना, सेपिया। और इसमें मैंने क्या करा, सेपिया को 0% कर दिया, तो इससे क्या हुआ, सेपिया वाला इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, से फिफ्थ लेके चलते हैं, 4 की जगह 5 लेके देखते हैं। 5 में मैंने लिया यहाँ पे, इसके अंदर इन्वर्ट है, तो इन्वर्ट को मैंने 0 कर दिया, इन्वर्ट 0। ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे परसेंटेज यूज करनी है, कहाँ पे पिक्सल यूज करना है। इन्वर्ट 0, तो यहाँ पे जब मैं इस पे जा रहा हूँ, ये नहीं, ओपेसिटी 0 वाला है ये, ओपेसिटी, ओपेसिटी 1 से फुल हो जाती है ओपेसिटी। तो ये देखो ओपेसिटी फुल हो गई, सारे काम कर रहे हैं। इसके मैं कलर नॉर्मल चाहता हूँ। ये कौन सा नंबर है, 6 नंबर, पेस्ट कर दिया अगेन। 5 की जगह हमने क्या करा, 6 वाले को लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ओपेसिटी की जगह क्या आ जाएगा इसके अंदर, कौन सा वाला यूज किया था हमने, इन्वर्ट, इन्वर्ट। और कौन सा इन्वर्ट रखना है, 0। तो देखो, ये देखो सारी इमेजेस में क्या हो गए, अलग अलग इफेक्ट डल गए। ठीक है, इस पे तो कुछ लगाया ही नहीं था मैंने। आ गया समझ में। तो ब्लैक एंड व्हाइट को कलर, ऐसे ही एक और होता है ह्यू रोटेट, वो भी लगाए थे। ये कलर चेंज कर देता है, मतलब इमेज का कलर चेंज करना हो तो ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 6 की जगह क्या कर दिया, आपकी बारी 7 कर दिया। इसमें क्या करेंगे, फिल्टर में ह्यू रोटेट लिख देंगे, ह्यू रोटेट कितने डिग्री चाहिए, यहाँ डिग्री का हिसाब से काम होता है, 45 डिग्री दे दिया मैंने। तो देखो इससे क्या हो गया, कुछ फर्क आया, कलर चेंज हो गया ना इसका। जितना डिग्री आप लेके चलोगे उतना वैसा कलर होता जाएगा, उस कलर व्हील से पिक करता रहेगा ये। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर आ रहे हैं इसके, 360 तक ले जा सकते हो आप, यहाँ तक ले जा सकते हो, वापस वही कलर हो जाएगा। मतलब घूम के कलर व्हील क्या हो गई, घूम के उसी कलर पे आ गई। समझ में आया। तो ये चीज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे फिल्टर है जो आप इमेज के ऊपर ऐसे लगा सकते हो। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम फिल्टर के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सी एस एस से करी। तो देखो सी एस एस तो ना काफ़ी बड़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, एक डेढ़ महीने की सी एस एस रहती है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या सीखोगे, पहले हम मतलब समझ जाते हैं एच टी एम एल और सी एस एस में क्या डिफरेंस होता है। एच टी एम एल वी एस सी एस एस। अभी जैसे मैं मॉर्निंग वाला बैच तुम्हें बता रहा हूँ ना, 11:30 बजे वाला, तो वो तो एच टी एम एल का ही है। ठीक है, तो भी स्टार्ट ही हुआ है, इनका तो काफ़ी टाइम हो गया। देखो ये होती है एच टी एम एल, ये है हमारी एच टी एम एल, और ये है हमारी एच टी एम एल सी एस एस। तो एच टी एम एल में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार होता है कि कंटेंट क्या क्या डलना है, इमेज डलनी है, वीडियो डलनी है, ऑडियो डलनी है, जो भी डलना है वो इसमें डलता है। ठीक है, जो हम एच टी एम एल की हमने लेफ्ट वाली साइड ली, फाइल ली थी। और सी एस एस से क्या होता है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है कि कलर क्या रखना है, विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, बॉर्डर देनी है नहीं देनी, फॉन्ट स्टाइल कैसा रखना है, वो सब चीज़ें सी एस एस से सेट करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हम लेके चलते हैं, अगर आप फ्रंट एंड डिज़ाइन, पहले फ्रंट एंड की बात करते हैं फिर बैक एंड देखेंगे। अगर हम फ्रंट एंड लेके चलते हैं तो फ्रंट एंड में ज़्यादा लैंग्वेज नहीं होती,
हमारे पास मेनली होती है ये 3 लैंग्वेज, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। HTML स्ट्रक्चर होता है, वो तो आपका 2 दिन में भी हो जाएगा, पूरा 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। CSS में क्या होता है, स्टाइलिंग होती है, फॉर्मेटिंग किस तरीके से करना है चीज़ों को, वो सारी चीज़ें हम CSS से करते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट होती है, वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे ले जाना कैसे है, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से करते हैं। तो HTML CSS भी अगर आपको आती है तो आप फ्रंट एंड में जॉब कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट आती है तो आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो। तो ये 3 चीज़ें अगर आपको आती है तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो प्रोफाइल हो जाएगी वो हो जाएगी फ्रंट एंड डेवलपर की या UI डेवलपर की। ठीक है। तो ये डिजाइनिंग का काम होता है। और डेवलपमेंट का क्या काम होता है, एक बार वेबसाइट पूरी बन गई, डेवलपमेंट का पार्ट होता है जैसे कि क्वेरी कहाँ जाएगी, ठीक है, सर्वर पे कैसे क्या नाम है क्वेरी जाएगी मतलब, और CRM हो गए मतलब कोई सॉफ्टवेयर टाइप हो गए, सॉफ्टवेयर कैसे बनेंगे, वो डाटाबेस कैसे स्टोर होगा, पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट गेटवे कैसे लगेगा। ठीक है। तो जो डिजाइनिंग जो हम इसे बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट, मतलब इसके अंदर क्या होगा, यूजर सिर्फ देख पाएगा, कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। और डायनेमिक साइट क्या होती है, इसमें अपना रजिस्टर कर लेगा, वो लॉगिन कर लेगा, वो अपना एक डैशबोर्ड आ जाएगा, वहाँ क्वेरी देख पाएगा, वहीं से खुद से मैनेज कर पाएगा, कोई पोस्ट डाल पाएगा। वो सब चीज़ें होती है डायनेमिक में। तो पहले डिजाइनिंग वाला पार्ट आता है, फिर डेवलपमेंट वाला पार्ट आता है। तो पहले आपको स्टैटिक वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा कि किस तरीके से वेबसाइट बनती है, फिर जो है उसके बाद हम जैसे PHP का यूज़ करके, MySQL का यूज़ करके, या .NET का यूज़ करके, या पाइथन का यूज़ करके हम बैकएंड करते हैं। तो बैकएंड से वो उसी जो डिज़ाइन को, जो फ्रंट एंड वाला डिज़ाइन है, उसी को बैकएंड उसे उसे डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हम सीख रहे हैं HTML CSS, इससे हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे, और जो PHP आएगा उसके अंदर हम बैकएंड में मतलब डायनेमिक साइट बनाएंगे। ये जो बहुत सारी चीजें होती है ना, कि jQuery, बूटस्ट्रैप, या फिर रिएक्ट जेएस, वो सब अलग, वो सब इसी का ही पार्ट है। मेन जो, हाँ, जावास्क्रिप्ट का मेन जो होती है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही होती है। जैसे jQuery हो गई, रिएक्ट जेएस हो गई, नोड जेएस हो गई, या फिर एंगुलर जेएस हो गई, वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो फ्रेमवर्क हो गया, कुछ लाइब्रेरी है, कुछ फ्रेमवर्क हो गया। जैसे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या होता है, लाइब्रेरी जो होती है वो एक तरीके से आपको स्टोर करके मिल गई है, उसके अंदर कोड पहले से इंडिविजुअल कोड रखा हुआ है। और जो फ्रेमवर्क होता है वो गिटहब के ऊपर रखा होता है। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक, जैसे कि रिएक्ट जेएस हो गया, ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको एक लाइव रखा हुआ है, वहाँ पे कुछ रेगुलरली कुछ हो सकता है आगे चल के अपडेट हो जाए चीज़ें। तो वो पूरी एक लैंग्वेज हो गई, ठीक है, वो पूरा फ्रेमवर्क हो गया। और जो सिर्फ लाइब्रेरी होती है वो एक बार इंस्टॉल है, वो वही सारी चीज़ें हमारी इसमें रहेगी, वो उसके वर्जन अपडेट होते रहते हैं। ठीक है। और जैसे कि अगर देखा जाए तो रिएक्ट भी जो है वो भी एक लाइब्रेरी है, और ये जो है jQuery वो भी एक लाइब्रेरी है, एंगुलर फ्रेमवर्क है। तो अगर एंगुलर जेएस लेके चलते हैं वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं। वैसे लैंग्वेज देखो तो सिर्फ यही होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब इसी के ही अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि अलग अलग जितना आप करोगे उतना एडवांस होता जाएगा। तो अगर जिसको कोर जावास्क्रिप्ट आती है पूरी, उसे फिर फ्रेमवर्क की भी नीड नहीं पड़ती। जिसे कोर जावास्क्रिप्ट आती है वो, उसे फ्रेमवर्क तो बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें क्या होता है, इसी से ही बना हुआ है, बस उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि ज़्यादा कोड ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, ये HTML और CSS है, एक HTML5 CSS3 हुँ। होता है। हाँ, ये जो HTML5 है ना, वो लेटेस्ट वर्ज़न है। और जो HTML जो 4 था, लाइक अगर हम यूँ ही बोलते हैं, आपसे इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि HTML और HTML5 में क्या डिफ़रेंस होता है? तो जो HTML है वो ओल्ड वर्ज़न है, HTML4 था, ठीक है? और 5 जो है हमारा लेटेस्ट वर्ज़न है। ऐसे ही CSS3 जो है वो लेटेस्ट वर्ज़न है। ये क्या, CSS2 है। हाँ, ये जो हम कर रहे हैं वो CSS3 है। ठीक है। CSS2 में क्या होता था, उसके इसमें ना हमारे पास ना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाने का ऑप्शन नहीं था। मतलब पहले देखा होगा आपने कि जो साइट बनती है IRCTC की साइट की, उसे जूम कर करके देखना पड़ता था। ये ठीक मतलब है। एडवांस्ड वर्जन ये एडवांस वर्जन है। तो आजकल तो HTML5 पे ही काम होता है। लाइक कोई भी साइट आप देखोगे HTML5 पे ही मिलेगी। और पता करने के लिए देखो, आप सिंपल सा जाना, जैसे कि मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, गूगल किस पे बना हुआ है, कंट्रोल U करा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML। ये जो डॉक टाइप HTML है ना, ये HTML5 को रिप्रेजेंट करता है कि HTML5 में हुआ है। और CSS3, डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML जो हमने सबसे पहले लिखा था, ठीक है। वो जो CSS3 है,
इसके बिना तो हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना ही नहीं सकते, क्योंकि पहले क्या था कि ना आपसे ना इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि CSS और CSS3 में क्या डिफरेंस है, CS2 और 3 में क्या डिफरेंस है। काफ़ी सारे एलिमेंट ना CSS3 में आए, जैसे कि एनिमेशंस हो गई, पहले नहीं थी एनिमेशंस, ठीक है। जैसे पहले क्या था कि पहले ना वो नहीं था ऑप्शन, रिस्पॉन्सिव करने का ऑप्शन नहीं था, मीडिया क्वेरी नहीं थी। अब रिस्पॉन्सिव, अब क्या होता है कि हर एक को वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली चाहिए। अब मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट तो कंपलसरी हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास CSS3 में ही पॉसिबिलिटी है, पहले नहीं था ये। तो पहले जब फेसबुक का भी जो पहला वर्जन आया था ना, वो भी इस तरह के मोबाइल में सही से ओपन नहीं हो पाता था, उसे भी जूम कर करके देखना पड़ता था, जिसे हम डेस्कटॉप वर्जन बोलते हैं। ठीक है, आज भी फोन में हम जब उसे सिलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप व्यू आता है ना, डेस्कटॉप व्यू का देखना, तो पहले वेबसाइट इसी तरीके से ओपन होती थी। तो वो जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो CS3 आया, तो उसमें एनिमेशन का ऑप्शन आ गया। पहले ना प्रॉपर बिल्कुल भी एनिमेशन नहीं दे पाते थे हम CSS के थ्रू, पहले हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती थी एनिमेशन के लिए। ठीक है, फिर हम अब हम CSS के थ्रू भी काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशन दे सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें नई आ गई है। ठीक है, तो जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग लैंग्वेज जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। जावा जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर के लिए, लाइक सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो आप तो उसमें जावा की नीड पड़ती है, सी लैंग्वेज की नीड पड़ती है, C++ हो गया। ठीक है, या फिर कोई अगर एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हो आप तो जावा की नीड पड़ती है आपको, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, और एंड्रॉयड से तो हट गया आजकल ना, एंड्रॉयड कोई जावा पे बनाता नहीं है आजकल, वो फ्लिटर और आजकल वो चल रहा है रिएक्ट नेटिव चल रहा है। क्योंकि उसमें क्या होता है, पहले क्या होता था कि जो एंड्रॉयड पे हम काम करते हैं वो एंड्रॉयड के लिए अलग कोड करना पड़ता था और iOS के लिए अलग कोड करना पड़ता था। आजकल क्या हो गया, किसी ने क्या करा, रिएक्ट सीखी, रिएक्ट के बाद रिएक्ट नेटिव सीखी, तो रिएक्ट नेटिव सीखने के बाद क्या होगा, वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए बना सकता है और iOS के लिए बना सकता है। तो रिएक्ट नेटिव में जो एप्लीकेशन बनती है वो दोनों पे सपोर्ट करती है। तो आजकल इसलिए या तो रिएक्ट पे काम करते हैं लोग, या उस पे काम करते हैं फ्लटर पे। तो एप्लीकेशन के लिए वो प्रोग्राम है हमारे पास। और जावा जो जावास्क्रिप्ट होती है वो वेबसाइट के एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो वेबसाइट्स हो गई, वेबसाइट में बैनर डिज़ाइन हो गए, रनिंग बैनर कैसे चलेंगे, प्रोग्राम्स हो गए कि क्लिकेबल कंडीशंस हो गई। ठीक है, बैकएंड में जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, मतलब अगर डेवलपमेंट में आते हैं तो डेवलपमेंट में PHP के साथ जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। या PHP के अंदर जो PHP के जो प्रोग्राम होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर जावास्क्रिप्ट जैसे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से होती है। तो डिज़ाइनिंग में ये 3 चीज़ें आती है हमारे पास। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को डिज़ाइनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और उसी के फंक्शंस को PHP के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक ये बैकएंड में भी काम आ जाएगी। अच्छा, पीएचपी और पाइथन में कितना फर्क है? PHP जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए मेन है। वेबसाइट बनानी, सॉफ्टवेयर बनाना है तो PHP यूज़ करो। अगर पाइथन की बात करोगे, पाइथन के लिए अगर तुम्हें ना तुम्हारा गोल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लाइक तुम्हें AI में जाना है, ठीक है, AI सिस्टम में जाना है, तो उसके लिए फिर पाइथन है। इंडिया में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट PHP की है, और इंडिया से बाहर जाओगे तो पाइथन मिलेगी। तो इंडिया में आपको ये सारा कुछ जो जितना ही मिलेगा PHP मिलेगा, क्योंकि ओपन सोर्स है, फ्री है, और सेकेंडली जितने पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब PHP बने हुए हैं। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट इसमें जाना है तो डॉट नेट चाहिए। तो जैसे अभी मेरा एक स्टूडेंट लगा नीति आयोग में, तो उसकी उनका डॉट नेट पे जॉब है, डॉट नेट पे काम करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट में जाना तो डॉट नेट चाहिए होती है, उसके लिए हमारा PHP है। पाइथन पे इतने प्रोजेक्ट नहीं है इंडिया में, मतलब जैसे बड़े बड़े ब्रांड है ना, जैसे टाटा हो गया जो बाहर के लिए काम करते हैं, वहाँ पाइथन के लिए मिल जाएगा। और अगर क्या नाम है इंडिया से बाहर देखोगे तो इंडिया से बाहर पाइथन नहीं है, वहाँ PHP नहीं मिलेगी, वहाँ PHP की बहुत कम है। तो ये है दोनों में, पर दोनों में काम ऑलमोस्ट सेम है। जो ही आप PHP में फंक्शंस चलाओगे वही आप पाइथन में वर्क कर सकते हो। पर ये है कि पाइथन जो है वो AI बेस्ड भी है, मतलब क्या नाम है डाटा स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ में भी पाइथन काम आती है। जो ऑटोमेटिक जो क्या नाम है कंट्रोल वो बनते हैं, डोर बनते हैं, ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें पाइथन से आती है। आजकल ब्लॉकचेन आ रही है, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, वो सब पाइथन से होती है। तो वो सारी चीज़ें में पाइथन यूज़ होती है। हाँ, पाइथन की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि पाइथन अब जैसे ये चल रहा है ना, वो इससे डिजिटल करेंसी, उन सब में पाइथन का ज़्यादा यूज़ है। वो सब चीज़ें PHP से इतनी हो नहीं पाती, हो पाती है, बहुत लेंदी प्रोसेस है फिर इसमें। तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है।
तो समझ में आ गया ना तुम्हें ये सारी चीज़ें? हाँ। तुम्हें इतना ही देखना है आज, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें स्टार्ट करना है ये वाले बैच में तो तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि अभी ये तो आगे चल गया। अगर स्टार्ट करना है टाइम है तो मॉर्निंग का 11:30 का ले लो, बिल्कुल फ्रेश है, तो उसमें तुम्हारा ये हो जाएगा सही से, ठीक है। तुम लोगों को क्लियर हुआ ना, ये सारी चीज़ समझ में आई? फिल्टर सारे समझ में आ गए? अब इसमें मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ तुम लोगों को, स्केल कैसे करते हैं। होवर जाने पे लाइक मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से ना स्केल हो जाए, जूम हो जाए, ठीक है। तो फिल्टर तो लगा दिया मैंने यहाँ पे, मैं यहीं पर लगा रहा हूँ इसके अंदर ट्रांसफॉर्म स्केल। कई सारे ट्रांसफॉर्म है, देखो ये सारे ऑप्शन आगे कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे। मैं भी फिलहाल स्केल यूज कर रहा हूँ। 1 का मतलब होता है 100% विथ, 1.2 का मतलब हो जाएगा यानी कितना, 120%, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखो ये क्या हो रहा है, बड़ी हो गई इमेज। और मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे होवर जाने पे चाहिए था, तो मैंने से यहाँ से कट किया और यहाँ कर दिया। मैं 1.2 नहीं कर रहा, मैं 0.9 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया 0.90%, ठीक है, 90%, सॉरी। तो ये देखो होवर जाने पे क्या हो रहा है, 90% हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक और चीज़ लिख देता हूँ इसके अंदर, ऊपर वाले में लिख देता हूँ ट्रांजिशन। ये होता है टाइमिंग के लिए कि लाइक कितनी टाइमिंग चाहिए। तो देखो मैंने अब इसे ओवर लेके गया, तो देखो ये 1 सेकंड की टाइमिंग आ रही है इस तरीके से, ठीक है। आप इसके बाद यू भी लिख सकते हो। नहीं, उसने 1 सेकंड में दोनों एक्टिव, हाँ 1 सेकंड उसने जाने में लिया, 1 सेकंड आने के लिए। हाँ हाँ। पॉपअप वाला कौन सा कर रहे थे? आइकन वाला, उसमें हम पोजीशन कराते हैं, ट्रांसफॉर्म में लेते हैं। अगर यही चीज़ हम ट्रांसलेट से करते ना वही चीज़, तो हो जाता। बताता हूँ अभी। तो देखो क्या करा मैंने, होवर जाने पे ऐसा करा, ये देखो आ रही है। यहाँ पे मैंने ईज इन और लिख दिया, ईज इन का मतलब स्मूथनेस से जाएगा, ठीक है। ऐसे इस पे लगा के देखते हैं, कॉपी किया, इस पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, होवर पे जाने के बाद मैंने ये लगा दिया, और इसमें ईज इन की जगह ईज आउट यूज कर लेते हैं, ईज इन की जगह ईज आउट यूज कर लेते हैं। हाँ लगा दिया मैंने। हाँ ये ऊपर लगेगा। ऐसा नहीं है, आप इस पे भी लगा सकते हो। देखो अभी चेक करते हैं, तो देखो ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, सेम काम कर रहा है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ से कट करके यहाँ लगा दूँ तो काम नहीं करेगा क्या? चेक करते हैं, तो देखो रिफ्रेश किया, काम कर रहा है, पर हटाने पे देखो एकदम से जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहाँ लगानी पड़ेगी, इसलिए अगर दोनों तरफ चाहिए आपको, आने जाने में दोनों में चाहिए, तो यहाँ पे लगेगी ये, इसके पेरेंट पे। आगे समझ में? कि कितना टाइम देना है वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ऐसे आप अलग अलग क्या कर सकते हो, यहाँ लगा सकते हो ट्रांसफॉर्म स्केल। आउट और इन मतलब थोड़ी स्मूथनेस जाते टाइम देगा, ये आते टाइम लेगा, ठीक है। ये देखो एकदम जा रही है, इस तरीके से आ रही है ना, और ये देखो एकदम झटके से जा रहा है। तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से होवर इफेक्ट लगा सकते हैं। काफ़ी सारे होवर इफेक्ट है, इस पे मैं देखो थोड़ा अलग लगा के दिखाता हूँ। थर्ड वाले पे ट्रांसफॉर्म, रोटेट 10 डिग्री, और यहाँ पे मैंने क्या करा, वही ट्रांजिशन लगा दी, यहाँ पे लगानी है ट्रांजिशन, यहाँ पे ओवर है ये। इसका 3 वाला कहाँ है, 1 नीचे होगा 3 वाला, ये रहा, ये ना। और हाँ ठीक है, अब चेक करो, ठीक है, ठीक है, आ गया ना समझ में ये? तो इस तरीके से आप अलग अलग ट्रांजिशंस भी लगा सकते हो। समझ में तो आ ही गया। अब आप एक गैलरी का सेक्शन छोटा बना लेना, इसमें अलग अलग। कौन सी वाली? वो कल से स्टार्ट करूँगा ना, कल से स्टार्ट कराऊंगा। हाँ वो वाली पहले खत्म कराऊंगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये उसमें ऐड हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ऐड कर लेना। तो एक गैलरी का सेक्शन बना लेना। कल हमने वाली वेबसाइट कितनी कर ली थी?
गैलरी पहले बताओ तुमने कितनी बनाई, पहले मुझे दिखाओ दिखाओ ये भेजा तुमने मुझे, नहीं तो मेरा नहीं बना, क्यों नहीं बना? कुछ मिस्टेक है। अरे मैं वर्क तो कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हूँ, बिल्कुल छोड़ दिया उससे 50। ऐसा नहीं है, जिसका मतलब काम नहीं हुआ उसको भी ले ली नहीं तो जाएगी। ये क्या, जो प्रयास कर रहा हूँ उससे भूल गया। क्या कह रहे हो? हम्म। तुम लोगों की कहाँ पर है वेबसाइट? सर नहीं बनाया, पता नहीं। क्यों नहीं बनाया? और तुमने, तुम्हारी, तुम तो कल आए नहीं थे। हाँ। अरे वाह। ये सर इसमें गिफ्ट के अंदर ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसमें अगर पोजीशन लगा देंगे ना हाँ, तो वो ऑटोमेटिक आ रहा है, मतलब वो फ्लैक्स लगा रहे होगे तब, है ना? जब फ्लैक्स लग, हाँ तो वो पता है क्या करना है, इनका एक पेरेंट बना देना, इन चारों का एक पेरेंट बना लेना। तो डिप, ये डिप तो डिस्प्ले रन कर रखा है ना? आप इसके अंदर एक को डिप बनाना जिसमें फ्लैक्स यूज कर लेना। अगर दोनों चीज लगाओगे, इस पे नन भी लगाओगे और फ्लैक्स भी लगाओगे तो कैसे काम करेगा? डिस्प्ले दोनों रिएक्ट करेगा ना, इसलिए ये लगा देना। बाकी सही बनाया तुमने। अरे वाह, देख रहे हैं, अच्छी बनाई है, बढ़िया। अरे वाह, ये भी लगा दियो, बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, तो कल मैंने, आज तो मैंने इसलिए कराया था तो ये वाला सेक्शन, ताकि इसके लिए मुश्किल ना पड़े। बाकी कल ये इसी को कंप्लीट कराएंगे जो हम बना रहे थे साइड। तो अब तुम क्या करोगे, एक गैलरी का सेक्शन बना लेना, ठीक है? ब्लॉक के अंदर ही कर लेंगे ना दूसरा पेज। हाँ, ब्लॉक, एक ब्लॉक बना लेना गैलरी का, उसी में सारे ये कर लेना, ठीक है? इसमें मैं प्लगइन भी बताऊंगा एक तुम्हें, जिस पे क्लिक करने पे वो पॉपअप करके बड़ी सी ओपन होके आ जाएगी, ठीक है? सर और वो जो इमेज के अंदर इमेज लगा रहे थे जैसे वो जो है हम्म। ब्लॉक का जो ड्रॉप डाउन खुलता है, हाँ हाँ, उसमें इमेज के अंदर इमेज उसके बाद का टेक्स्ट लगा रखा ये है, वाला ना? उसके लिए भी वही पोजीशन है। हाँ, वो पोजीशन यूज करना उसके अंदर, ठीक है? और या फिर तुम फ्लैक्स यूज कर लो, कि फ्लैक्स के अंदर जो डिप बनाओगे उसके अंदर, हाँ, तो वो ऐसा कर लेना, मैं बताता रहा हूँ। ये डिप तो सही काम कर ही रहा है तुम्हारा, इसके अंदर एक और रख लेना चाइल्ड, फिर उसके अंदर ही, उसके अंदर लगाना डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये सारे, वो फोटो मैंने इसमें शायद रख रखा है तो मैं करके दिखाऊं? कोड का है इसका, ये रहा, एफ ड्राइव, फाइल, ओपन फोल्डर और न्यू, सिलेक्ट फोल्डर, index.html, ये रहा। हाँ, तो मैं पता क्या कह रहा हूँ, ये तुम्हारा जो सेक्शन है वो कहाँ है? ये वाला है, शॉप 3, है ना? तुम क्या करना, इसका जो यूएल है ना, ये वाला यूँ लिखना कि जो शॉप 3 है, डॉट शॉप 3 के अंदर जो यूएल है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है? तो देखो सही हो गया होगा, मतलब एक लाइन में आ गया होगा, सेट करना पड़ेगा। कौन सा वाला है? यही वाला है? अच्छा, मैंने वो लोकेशन चेंज कर दी ना उसकी। रन करते हैं फाइल को। तो आ गए ना एक लाइन में, एक लाइन में आ गए ना सारे ये। अब इसकी डिजाइनिंग कर लेंगे, ठीक है? अब डिजाइन हो जाएगी। तो फ्लैक्स काम कर रहा है ना? अब फ्लैक्स काम कर रहा है ना, पहले एक के नीचे एक आ रहे थे, अब एक लाइन में आ रहे हैं। तो इसी तरीके फ्लैक्स बॉक्स लगा देंगे। और बस यही नहीं आ रहा था। ठीक है, चलो आज यही लगाना तुम्हें।